हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो है हम पढ़ना शुरू कर किए थे इससे पहले वाले वीडियो में जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसका जो है हम ये सेकेंड पार्ट आज देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट इसका जा चुका है। अगर आप जो है इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो जो है ये वीडियो जस्ट इसके जो पहले वाला वीडियो गया है ये उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ मेंशन भी किए हैं, ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से हम मतलब इसको देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इससे पहले हम कह देते थे आपको, आप नहीं भी अगर आप वो कोई वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आएगा ज़रूर, लेकिन इसमें आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है, चलिए जो अपने हम टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हम जीन पियाजे को पढ़ना शुरू किए थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा था या उसके 4 अवस्थाओं को बताया था। जिसमें पहली अवस्था थी जो है संवेदी गामक अवस्था, या इसी को इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं। ठीक है, और या इसी को जो है इंग्लिश में जो है सेंसर मोटर स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा था इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। हालांकि इसकी अवस्था भी उन्होंने बांटा था, जैसे कि हमने संवेदी गामक अवस्था के जैसे पहली जो आयु बांटा था उन्होंने 0 से 2 वर्ष। और फिर जो है हम इसके आगे वाला जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था उसका 2 से लेकर 7 वर्ष था। ठीक है, फिर इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे ही। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो तीसरा था जो है ये मूर्त वाला है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे ही, तो आपको रिवाइज कराने इसका कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, चलिए जो है हम इससे पहले वाला जो देखे थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है उसको भी 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, जिसमें पहला था प्राग जो है संप्रत्यात्मक काल। ठीक है, तो या इसी को प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में बांटे थे, तो जिसका जो आयु था वो था 2 से 4। और ये वाला जो है दूसरा वाला अंत प्रज्ञा वाला या जिसको अंतर ज्ञान वाला कहते हैं या इनेटिव कहते हैं इसको, इसकी जो आयु है ये 4 से 7 वर्ष। हालांकि हमने पहले वाले को इसमें देख लिया था, इसका दूसरा वाला देखेंगे। ये जो मतलब जो दूसरा पार्ट है इसका ये दूसरा है ये। ठीक है, ये सेकंड है। ठीक है, इसके पहले वाला जो है हमने उसको देख लिया था और ये जो है कंटिन्यू चल रहा था, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जिसमें हमने देखा था इससे पहले वाले में क्या था, अनुत्क्रमणशीलता मतलब या इरिवर्सिबिलिटी या अपलटावी अवस्था, जिसमें जो बच्चा क्या होता है जैसे 2 गुणा 2 मतलब 2 गुणे 5 वो बता देता था 10, लेकिन 5 गुणे 2 करेंगे तो वो नहीं बता सकता था। तो बस उसी के जस्ट अभी आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, लगे 1-2 मिनट लग गए हमको भूमिका बनाने में कि हम कहाँ से शुरू करें। ठीक है, अब चलिए जो है हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अब देखते अंत प्रज्ञा वाला में हम मतलब कंटिन्यू थे जो है, तो उसके आगे इसमें क्या होता था, इसमें आगे अगली जो विशेषता इसको बताते हैं जीन पियाजे महोदय। वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं जो इस स्तर का जो बालक होता है वो अपने से बड़े जो भी या व्यक्ति होता है या वस्तु होता है उसको जैसा भी देखता है, जिस रूप में उसको देखता है उसको हूबहू जो है अपने दिमाग में मस्तिष्क में उसको क्या करता है, उतार लेता है या छाप लेता है, बिना किसी संक्रिया के, मतलब बिना किसी परिशोधन के, बिना किसी परिमार्जन के या बिना किसी परिवर्तन के वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जो है जो बच्चे का जो विकास होता है उसके विकास में बहुत बड़ा रोल होता है उसके आसपास जो भी वातावरण है, जैसे घर का है या परिवार का है, आसपास पड़ोस का है, जो विद्यालय में है या मतलब जो भी जैसा भी है आपका वातावरण, ये बहुत प्रभाव उस पर डालता है। ठीक है, यही इसमें इन्होंने बता रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब ये नहीं है कि बहुत आपको जो पास पड़ोस के हों बहुत अमीर हों, इससे बिल्कुल मतलब नहीं। जो भी थोड़ा शिक्षित हों, सभ्यवान हो, फालतू उल्टा सीधा गाली गलौज ना होता हो, और जैसे घर का माहौल हो वो भी अच्छा हो, खुशनुमा माहौल हो, शांतमय माहौल हो। ठीक है, तो मतलब जो है एक सभ्य माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर घर परिवार में आपका आंतरिक कला वगैरह होगी, गाली गलौज हो गए या पिता हो गए जो है कि शराब वगैरह पी के आ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, मतलब उनकी अपनी जो वाइफ को मार रहे हैं और बच्चा वही है जो है, तो उसका पूरा निगेटिव इफेक्ट जो है उस पर पड़ता है। इसमें यही कहा गया है कि बालक जैसा भी देखता है किसी व्यक्ति को या वस्तु को, हूबहू जो अपनी माइंड में जो उसको
एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यही चीज़ कहा है, इस स्तर का बालक जैसी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखता है या सुनता है तो उसको क्या करता है, उसको बिना किसी संक्रिया के या बिना किसी संक्रिया में आप समझ लीजिए बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिमार्जन के या बिना किसी परिशोधन के या बिना किसी भी परिवर्तन के क्या करता है, उसको अपने माइंड में उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको लगता है ये सही ही चीज़ है। अगर घर परिवार में गाली गलौज हो रहा है तो वो भी सीख लेगा जो आसानी से गाली भी देना ही ठीक है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें इसके आगे जो एक और ये आ जाता है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत में कहने से अंश होता है, इसमें बालक को क्या होता है कि वो मतलब इसमें ये भी विकास होता है कि जैसे वस्तु की मात्रा में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके आकार में कोई भी बदलाव नहीं होता। यह इनका कहने का सेंस है। नहीं समझे ना? कि जैसे देखिए जैसे एक आप कप लीजिए, कप, ठीक, तो कप में आप पानी डालिए तो पानी का क्या होगा, आकार मतलब कप जो थोड़ा ऐसे होता है, मतलब उसका एरिया जो सरफेस होता है नीचे वाला चौड़ा होता है, ठीक है, ऊपर जो होता है काफ़ी चौड़ा होता है। तो आप उसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है कि कप जो आधा भरे या आधा से कम ही हो, लेकिन उसी कप का जो आधा पानी होगा अगर आप उसे गिलास में किसी डाल दीजिए, छोटा सा गिलास हो, थोड़ा उसका वो लंबाई में बड़ा हो, तो क्या होगा, वो गिलास में हो सकता है वो गिलास ही पूरा भर जाए। तो यही इसमें कहने का इनका मतलब है कि वस्तु की मात्रा में अगर परिवर्तन करते हैं, ठीक है, क्या है इसमें, वस्तु की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आकार परिवर्तन करने से। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कटोरे में अगर पानी मान लीजिए 100 ml है तो आप गिलास में भी अगर आप पानी डालते हैं, भले उसकी ऊंचाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन क्या उसकी मात्रा पे फर्क पड़ेगा भाई? 10 या 100 ml कटोरे में भी उसका मतलब भार है और उसमें भी उसका गिलास में भी उसका भार है। ठीक है, यही मतलब ये कहते हैं कि जो संरक्षण की सिद्धांत में उसमें माइंड में ऐसा उसको डेवलपमेंट होता है, उसको जानने ये लगता है। ठीक, अब इसके आगे क्या कहते हैं, इसके लिए बालक में देखिए संरक्षण के सिद्धांत को मतलब विकसित होने के लिए बालक में भी इससे पहले उसमें भी दो योग्यता मतलब इससे उसको अर्जित हो जानी चाहिए, 2 योग्यता इससे पहले इसमें आ जानी चाहिए। इसमें क्या है, एक है इसमें जो है विलोमिता और दूसरा है तार्किक गुणिता। ठीक है, या इसे विलोमिता कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, या इसे कह देते हैं क्या है जो है ये क्या कहते हैं इसको, तार्किक गुणिता मतलब मल्टीपल लॉजिकल। ठीक है, चलिए देखते हैं विलोमिता क्या कहते हैं। विलोमिता कहते हैं कि किसी वस्तु को देखकर, क्या कहते हैं विलोमिता में, किसी वस्तु को देखकर उसके पूरे आकार को, मतलब किसी वस्तु को देखकर उसके पूरे आकार को अपने मन मस्तिष्क में मतलब उसको उतार ले या उसको समझ जाए, तो उसी को जो है विलोमिता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु देख लिया, जैसे कोई पेड़ देख लिया, ठीक है, वृक्ष देख लिया, तो वृक्ष जो उसके माइंड में उसके जो है पूरी तरीके से क्या होता है, बन जाता है, छप जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई हाथी देख लिया तो हाथी भी छप जाता है कि बहुत विशालकाय हाथी होता है। फिर अगर हाथी से मिलता जो मान लीजिए ऊँट देख लिया तो मतलब क्या है वो, मतलब उसमें वो अंतर कर ले जाएगा, भाई ये हाथी है वो ऊँट है। ठीक है, जैसे भैंस देख लिया, गाय देख लिया, तो इसमें भी वो अंतर कर ले जाएगा। इसमें ये चीज़ कहते हैं कि जिस भी चीज़ देखता है उसके पूरे आकार को वो समझ जाता है। ठीक है, ये होता है। और दूसरा क्या है, तार्किक गुणिता। तार्किक गुणिता कहता है मल्टीपल लॉजिकल। मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक से अधिक कोई चीज़ होता है। लॉजिकल मतलब किसी चीज़ को तर्क वितर्क। ठीक है, इसी में कहने से सेंस होता है कि जब बालक, इसमें बालक क्या होता है, एक या एक से अधिक वस्तु, मतलब एक या एक से अधिक वस्तु के जो गुण होते हैं, एक या एक से अधिक वस्तु के जो कैरेक्टर या विशेषताएं या गुण होते हैं, उसको भी जो है इसमें समझने की जो है योग्यता मतलब इसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इनका कहने का सेंस है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसको समझने नहीं, एक से मतलब जैसे हाथी भी देख लिया हमने बताया और ऊँट भी देख लिया, तो एक से अधिक चीज़ों को देखा ना, तो इसकी भी क्वालिटी को समझ, मतलब इसके भी गुण या विशेषता को समझ रहा है। ठीक है, जैसे कुत्ता देख लिया, इधर बकरी भी देख लिया और उसमें भी अंतर समझ रहा है एक से अधिक। ठीक है, तो यही चीज़ इनका कहने का मतलब है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ इसी में लिखा भी है कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं को ध्यान देने की योग्यता को जो है इसमें जो है तार्किक गुणिता कहते हैं। ठीक, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ये बनता है कि तार्किक गुणिता का जो मतलब होता है या मल्टीपल लॉजिकल वो कब से करना सीख जाता है। तो ये जो होता है इसकी जो आयु है भैया, ये 4 से
7 वर्ष है, ठीक है, 4 से 7 वर्ष ये है, ठीक है, अंतःप्रज्ञ या इनेटिव पीरियड, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, बालक इसमें क्या है, सामाजिक भूमिका वो अदा करने लगता है। जैसे वो मूवी वगैरह देखता है, किसी कोई मूवी देखा, पुलिस का देखा, पुलिस का अच्छा कोई कैरेक्टर किया है तो वो सोचेगा हाँ भी हम भी पुलिस बनेंगे, मतलब ठीक है, या खेल खेल में कोई पुलिस बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई ड्राइवर बन जाता है, ठीक है, कोई किसी को घर बनाते देखता है, राजगीर तो कहता मिस्त्री हो गए हम, ठीक है। तो यही चीज़ कहने मतलब समाज में जो भी कैरेक्टर देखता है वो उसका जो है अनुकरण वो करना सीखता है इसमें जो है, ठीक है। जैसे बताया चोर हो गया, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए और चोर वगैरह इस चीज़ हो गए, ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए। अब देखा जाए तो इसका जो जीन पियाजे का जो दूसरा वाला सिद्धांत था, दूसरा वाला वो पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट हो जाता है। दूसरा वाला क्या था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये समाप्त होता है 2 से 7 वर्ष। अब चलते हैं इसके आगे वाले जो है, इसमें क्या था, मूर्त संक्रिया मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं हाँ क्या ये आगे ना, तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या ठोस या संक्रियात्मक अवस्था। अब इससे पहले वाले हम बता दिए थे, जब बता रहे थे आपको, जो मूर्त मतलब जो आपकी आंखों के सामने दिखे, जो आपको प्रत्यक्ष, जिसको आप देख सकें, जो है इसको कहते हैं। और या इस नाम एक ही है, या इसको जो है ठोस मतलब ठोस ही होता है, ठीक। तो यही कहने का इसका सेंस है। अब बाकी ये हिंदी वाला उतना आप याद रखें, अच्छी बात है, नहीं तो आप सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मेथड और स्मार्ट तरीका यही है कि आप इसका इंग्लिश वर्जन याद रखिए, कंक्रीट स्टेज, ठीक है। मतलब अगर आप जो है मूर्त पढ़ के चले गए यहाँ, इंग्लिश वर्जन नहीं देखे, ठीक है, और जो है उसमें पूछ लिया कि किस अवस्था में बालक जो तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो पता लगा जो है आप जो है मूर्त पढ़ के गए हैं, इंग्लिश वाला आप ध्यान नहीं दिए, और वहाँ जो है पूछ लिया, कह दिया ठोस, तो अब आप भी हो जाएंगे लोप, ठीक है। इसलिए लोप नहीं होना है, तो इसलिए आप जो है इंग्लिश ज़रूर जानिए। हिंदी तो जानते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप इंग्लिश वर्जन भी इन शब्दों को का जानते रहें, ठीक, इस यही कह रहे हैं हम। और इसका जो है देखते हैं, आयु जो होता है, जो समय होता है 7 से 11 वर्ष। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा हो गया है, जिसका मतलब है कि बालक जो है स्कूल जाने के लायक हो गया है। अब उसका एडमिशन ऑप्शन 7 से 11 वर्ष आप यहाँ मान सकते हैं कि बच्चा हो सकता है कि वो पहली क्लास में हो, तीसरी, चौथी, 5, मतलब 7 से 11। अब सोच लो अगर 5 साल की अवस्था में उसका एडमिशन हो जाता है तो 7 6 11, 7 6 11 कह रहे हैं, मतलब 5 और 6 मतलब 11। मान लीजिए 2 साल उसमें वो गैप हो जाता है, क्या केजी वगैरह पढ़ाते हैं, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तब भी नहीं तो 3 या 4 चौथी क्लास में वो बच्चा पहुंच है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके सामने जो है 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा या क्लास 3 4 का बच्चा या 5 का बच्चा आपकी आंखों के सामने है। अब आप सोचिए वो क्या क्या रिएक्शन करेगा, क्या क्या उसकी एक्टिविटी है, आपको इसमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तभी आपका सीटेट बहुत अच्छे से तभी क्लियर होगा, क्योंकि आप जब भी चाहे एग्ज़ाम हॉल में बैठिए और कोई भी अगर एक्टिविटी बता रहा है तो आपके दिमाग में पहली बात यही क्लिक होना चाहिए कि उस बच्चे की अवस्था आपके सामने आ जाना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई है, भाई बहन में, हालांकि अब तो नहीं होंगे, किसी के शायद ही हो, लेकिन आस पड़ोस के तो होंगे, तो उसको देख करके आप एनालिसिस करके अपना मतलब समझिए जो है। चलिए जो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा भी है मूर्त, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चा क्या होता है, तार्किक चिंतन, क्या होता है, तार्किक चिंतन करना इसमें शुरू कर देता है। अब देखिए भैया, तार्किक चिंतन में जो तर्क वितर्क करना हो शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर स्तर का तर्क करना शुरू कर देता है। इसमें बालक सिर्फ उसी का वो चिंतन कर पाता है जो उसके सामने होती है, मूर्त होती है या प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है भैया कि मूर्त चिंतन, ठीक है, मूर्त अवस्था। तो इसमें इसलिए कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था इसमें क्या होता है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। लेकिन कहाँ, किस अवस्था, मतलब कैसे, मतलब चिंतन करता है, तो वो केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में करता है, जो उसके सामने दिखाई देता है, जो उसके प्रत्यक्ष होता है, उसी के बारे में वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, तर्क चिंतन मनन वो कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वो बस देख लिया, तो बस के बारे में वो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है, उसके बारे में जानेगा, सोचेगा कैसी बस, इतनी बड़ी कैसे है, इसको बनाया किसने होगा, चलती कैसे होगी, ठीक है।
तो मतलब किस लिए बनाया गया होगा, मतलब इसी दुनिया भर की जो चिंता मनन करेगा जो चीज़ के सामने होगा। अगर वो कभी जो है हवाई जहाज़ नहीं देखा है और हवाई मतलब एरोप्लेन के बारे में आप उसको बताएंगे तो चिंतन मनन नहीं कर पाएगा। जैसे हम आप लोग क्या हैं, परमाणु बम नहीं देखे हैं कभी कोई, ठीक है, मिसाइल नहीं देखे हैं, ठीक है, तो टैंक नहीं देखे होंगे बहुत लोग, ठीक है, तो क्या उसके बारे में जानते नहीं, लेकिन अच्छे से पता है भैया वो क्या उसका काम होता है। अगर उसका काम मतलब उसका यूज होना शुरू हो जाएगा परमाणु बम वगैरह, तो क्या होगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद क्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही कहने मतलब है इसमें जो है वो सॉरी, इसीलिए कह रहा है इसमें जो है कि वो तार्किक चिंतन करता है जरूर, लेकिन वो मूर्त चीज़ों में, ठीक। चलिए जो है अब ये चीज़ हो गया, इसमें और क्या है, इसमें और जो चिंतन करता है, जिससे क्या करता है कि दो वस्तु है तो उसमें क्या वर्गीकरण करना सीखता है, अंतर करना सीखता है, वो समानता या असमानता भी करना वो सीखता है, वस्तु को जो है व्यवस्थित करना भी इसमें वो चीज़ों को सीखता है। इसमें क्या कहते हैं, उचित और अनुचित का भी वो मतलब जानना वो प्रारंभ कर देता है, ठीक है। लेकिन वो इतना परिपक्व या इतना मेच्योर नहीं हो पाता है कि जो है कि मतलब वो मतलब एक मतलब कि एक दूसरे के दृष्टिकोण में वो अंतर करना सीख जाए, मतलब अमूर्त वाला नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं जैसे क्या है कि तुलना करना, दो वस्तु में तुलना करना सीखता है, अंतर करना सीखता है। देखिए तुलना अंतर संबंधी उसके सिलेबस में जैसे होता है कि चीज़ तुलना करना होता है, जैसे कोई वस्तु बना दिया जो है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे बना दिया, ठीक है, ये इतनी बड़ी बना दिया, इसको इतनी छोटी, तो तुलना कर भाई ये कैसे कैसे क्या है, तो बता देंगे छोटी ये बड़ी है। मान लीजिए कोई हाथी है, कोई इतनी बड़ी हाथी बना दिया, कोई इतनी बड़ी हाथी बना दिया, तो तुलना कर लेगा ना, ये छोटा ये बड़ा है। तो ये कहने मतलब है तुलना करना सीखता है, अंतर करने सीखता है कि ये छोटा ये बड़ा है, ये कलर में इस कलर का तो इस कलर का है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें समानता या असमानता, हम बता दिए नहीं, जैसे वहाँ घोड़ा बना दिए, एक में बंदर बना दिए, ठीक है, तो एक में जो क्या है बैल बना दिए, तो उसमें भी वो क्या कहता है समानता असमानता वो करना जान जाता है, ठीक है। सही गलत का भी वो जान जाता है, इसमें वो प्रारंभ कर देता है। उचित अनुचित में भेद करना सीख जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मूर्त चिंतन की अवस्था, इसीलिए इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि भैया हर चीज़ का वो जो उसके प्रत्यक्ष सामने होता है उसी के बारे में वो चिंतन मनन करता है, ठीक है, इसलिए इसको मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या, हाँ चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है, उत्क्रमणशीलता या रिवर्सिबिलिटी या अपलटावी वाली अवस्था जो है अब इसमें आ जाती है। देखिए इससे पहले हम क्या था अंत प्रज्ञ वाले में पढ़े थे, तो क्या था इरिवर्सिबिलिटी मतलब अपलटावी वाली अवस्था था, लेकिन इसमें क्या है पलटावी अवस्था, ठीक है, ये गलत है, ये पलटावी होगा, ठीक है, अपलटा तो इसमें था, तो ये पलटावी अवस्था है। इसमें क्या होता है बच्चा जो उत्क्रमणशीलता, उसमें क्या था अनुत्क्रमणशीलता, ये वो अनु था, वो यहाँ अनु वाला उपसर्ग हट गया है, तो यहाँ सिर्फ उत्क्रमणशीलता है या रिवर्सिबिलिटी है, या हिंदी में क्या है पलटावी अवस्था। इसका हमने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता दे रहे हैं। जैसे वहाँ था क्या बालक जो है 2 गुणा 5 वो बता दिया था आसानी से कि 10 होता है, लेकिन वहाँ पर जो है इससे पहले वाली अवस्था में जो है वो नहीं बता पाया था कि जैसे 2 गुणे 5 तो बता दिया 10, लेकिन जब 5 गुणा 10 5 गुणा 2 बोला गया पूछा गया तो यहाँ पर वो बता देता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है अपलटावी अवस्था मतलब चीज़ों को वो पलट लेता है, ठीक है। इसलिए क्या जैसे आप यहाँ जो है क्या कर दिए 3 गुणा 5 कर दिए, ठीक है, तो वो 15 यहाँ बता ले गया, ठीक। लेकिन जैसे ही आप जो है यहाँ करते हैं कि 5 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ भी वो 15 बता ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को पलटना सीख जाता है, ठीक है, कि चाहे नहीं मतलब जैसे कान चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे कान ऐसे पकड़ो, मतलब पकड़ा उसी का कान रहा है, ठीक। अब वहाँ इतना स्मार्ट वो हो जाता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है, इसमें बालक में 3 मानसिक योग्यताओं या निपुणता का विकास हासिल हो जाता है, ठीक है। 3 मानसिक योग्यताओं, हो सकता है ये आपको ना दिख रहा हो, तो इसमें हम आपको बोल दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। इसमें ये लिखा है कि इसमें बालक के 3 मानसिक योग्यताओं में निपुणता आ जाती है या हासिल कर लेता है, जिसमें होता है एक संरक्षण का सिद्धांत और विलोमिता का सिद्धांत, जो कि संरक्षण और विलोमिता का सिद्धांत जो है इससे पहले वाले में हम यहाँ देखिए पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये दोनों पढ़ लिए, ये तो ऑलरेडी आप में यहाँ विकसित होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इसमें जो है निपुणता आ जाती है और ज़्यादा वो मतलब एडवांस हो जाती है, ठीक। जबकि इसमें एक नई अवस्था आती है, इसमें जबकि एक नई
जो इसमें क्या कहते हैं निपुणता आती है वो है क्रमबद्धता या जो है पूर्ण व अंश की जो है प्रत्ययों का प्रयोग। इसमें जो है ये नई वाली जो है इसमें ये क्या कहते हैं विशेषता इसमें आ जाती है निपुणता। ठीक, देखते हैं भाई ये क्रमबद्धता और पूर्ण व अंश प्रत्ययों का प्रयोग में क्या है। देखिए क्रमबद्धता में ये चीज़ कहने मतलब होता है कि इसमें बालक जो है किसी वस्तु को मतलब इसमें बालक जो है किसी वस्तु को जो है उसकी किसी एक विशेषता के आधार पर वस्तु को क्रमबद्ध तरह से या उसको व्यवस्थित करना वो क्या करता है इसमें सीख जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बालक किसी भी वस्तु को वो किसी भी विशेषता के आधार पर वस्तु को क्रम से लगाना सीख जाता है, यही इसमें कहने का ये सेंस है। ठीक, देखिए जैसे ये अब आप दिमाग सोचो कि आप 7 से लेकर कहाँ है वो अवस्था इसकी 7 से 11 वर्ष का है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप इसमें बालक को आप दे दिए जो है कि जैसे ये देखिए जैसे हम आपके यहाँ बताते हैं जैसे आप गोला दे दिए। ठीक है, वो क्या कहते हैं चतुर्भुज दे दिए यहाँ। ठीक है, और एक यहाँ ऐसे त्रिभुज दे दिए। ठीक, फिर यहाँ गोला दे दिए, फिर चतुर्भुज दे दिए, फिर ट्रायंगल दे दिए। ठीक, फिर आप जो है ऐसे ऐसे ठीक ऐसे 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 कुछ चित्र बना दीजिए। ठीक है, स्टार बना दीजिए, फिर ऐसे बना दीजिए। तो आप बालक को पूछो भैया इसको रखो क्या करो क्रमबद्ध रूप से करो, तो क्या करेगा उसको निकाल लेगा ना कि ट्रायंगल कितना है 1 2। ठीक, तो वो कर लेगा 2 ट्रायंगल है, स्टार एक ही है। ठीक है, बाकी ये जो भी तितली जैसे बना है ये भी मतलब कहने मतलब है कि जिस सेंस में आप उसको देंगे वो किसी भी वस्तु के मतलब गुण उसकी विशेषता के आधार पर वस्तुओं को वो क्रमबद्ध रूप से सजाना वो सीख जाता है। ठीक, यही कहने का वो मतलब है। ठीक, इनका ठीक अब देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये अभी ये तीसरा वाला आपका समाप्त होता है। अब बचता है लास्ट वाला। लास्ट में क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रिया अवस्था। क्या है अमूर्त औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रिया अवस्था। देखिए ये वाला क्या था मूर्त मतलब जो आपके आँख सामने दिखे, आपके सामने दिखे प्रत्यक्ष रूप से हो। लेकिन ये क्या है अमूर्त, अगर आपकी आँख के सामने नहीं है तब भी बच्चे इसमें क्या होता है उस चीज़ को परिकल्पना वो कर लेता है। इसकी जो अवस्था होती है इसकी जो एज है भैया आयु जो है 11 वर्ष से अधिक है। क्या है 11 वर्ष से प्लस। ठीक, 11 वर्ष से अधिक है। ये 11 से 15 मतलब लिखा हुआ है लेकिन आप 11 वर्ष से अधिक आप जानते रहिए। ठीक, तब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें क्या है बालक के जो है मानसिक क्रियाओं का पूरी तरीके से क्या होता है विकास हो चुका होता है। इसमें कहने मतलब नहीं कि पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका, मतलब उसमें जो भी मतलब जैसे मेमोरी आप समझिए कि जैसे बच्चे में जो है 500 छोटा सी मान लीजिए 500 जो है GB की उसकी मेमोरी है। ठीक है, तो मतलब उसके हर फोल्डर में मान लीजिए कि 1 लाख फोल्डर बना है तो 1 लाख फोल्डर में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हर वर्ग की हर चीज़ें उसमें आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है उसका फुल नहीं हो पाता, फुल जिंदगी में जीवन में किसी का नहीं हो पाता है तो वैसे उसका भी नहीं हो पाता। इसीलिए इसमें कहा गया है इसमें बालक की मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, और बाकी आगे वाली जो जीवन पर्यंत क्या होता है उसमें परिपक्वता आते हुए धीरे धीरे वो चली जाती है। ठीक, ये चीज़ में कहने का मतलब है। अब इसी में देखते हैं क्या है आगे। देखिए अमूर्त चिंतन, जबकि नाम से ही स्पष्ट है कि हाँ अमूर्त मतलब होता है जैसे कोई उद्दीपक मतलब जो कोई वस्तु है। ठीक है, कोई वस्तु है व्यक्ति है मतलब जो भी हो मतलब आपकी आंखों के सामने ना हो फिर भी आप उसके बारे में इमेजिनेशन कर लीजिए, आप तर्क कर लीजिए, वितर्क कर लीजिए, चिंतन मनन का आप कर सके उसी को कहते हैं अमूर्त चिंतन करना। ठीक है, जैसे हमको चिंतन बताए थे क्या होता है कल्पना करना, तर्क करना, वितर्क करना, स्मरण करना और जो है संप्रत्ययों का निर्माण करना, समस्या का समाधान करना, सृजनात्मकता होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। अब उसका क्या रिवीजन करें तो एक चीज़ कहने मतलब होता है कि उद्दीपक की अनुपस्थिति में किया गया चिंतन जो होता है अमूर्त चिंतन होता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। और इसमें क्या होता है वो तार्किक चिंतन भी वो करता है। और इसमें क्या होता है मूर्त तो वो पहले से ही कर रहा था, इसमें क्या होता है मूर्त अमूर्त दोनों तरीके से वो चिंतन मनन कर सकता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है परिकल्पनात्मक। देखिए परिकल्पनात्मक कहने को मतलब हाइपोथेसिस, मतलब जैसे कोई आपकी समस्या आपके सामने हो, आपको समस्या को समाधान करने से पहले आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, एक जो है प्लान करते हैं। जैसे आप जिस भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, जैसे सीटेट मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में क्या एक
मतलब समस्या ये है कि हमको सीटेट पास होना है, किसी को हो भी पास करना अच्छे नंबर से, किसी को बस किसी तरह अच्छे से पास हो जाए, 90 पार हो जाए, मतलब पूरे देश में हम कहीं भी फॉर्म भर सकें टीचर वाला, ठीक, ये भी दिमाग में है। तो क्या है आपके सामने समस्या है कि हमको सीटेट में अच्छे से पास होना है, लेकिन इसके लिए क्या परिकल्पना इसके लिए करेंगे कि सीटेट को आप पास करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे कैसे जो है। तो इसके लिए क्या अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, क्लास देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, फिर क्या करेंगे आप रिवीजन करेंगे अच्छे से, फिर रिवीजन सब कर लेंगे तो आप टेस्ट सीरीज मारेंगे, PYQ अच्छे से लगाएंगे। तो क्या है, तो मतलब उसे जो अच्छे नंबर पाने के लिए सीटेट में वही जो आप परिकल्पना कर रहे हैं, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी चीज़ को कहते हैं परिकल्पना करना, हाइपोथेसिस करना, ठीक। और आप शॉर्ट में बताएं तो समस्या समाधान करने से पहले किया गया जो मतलब वो प्लान होता है, ठीक है, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ कहने का मतलब है। या और सेंस में कहने का मतलब जैसे आपको कहीं जाना हो, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली जाना हो, तो दिल्ली जाने से पहले आप सोचेंगे ना हमको क्या क्या करना है, ट्रेन जाएँ, बस से जाएँ, कैसे जाएँ, ठीक है। तो आप जो आप सोच विचार करते हैं वही है आपका परिकल्पना, ठीक। अब होता है निगमनात्मक तर्कना। इसमें क्या होता है, निगमनात्मक में होता है, इसका इंग्लिश होता है डिडक्टिव। क्या होता है, डिडक्टिव लॉजिकल। इसका कहने मतलब होता है कि आप इसमें क्या है, दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक आधारों का आप जब विश्लेषण करते हैं और आप जो है किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, मतलब दो या दो से अधिक आधारों पर आप किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें होता यह है कि अगर आपका आधार या बेस, ठीक है, अगर आपका सही होता है तो आपका जो है जो निष्कर्ष होता है वो भी सही होता है। या कहने का सेंस और इजी वे में आप समझिए, जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो सीटेट के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, जैसे आप पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से मतलब आपका आधार या सोर्स या स्रोत आपका ये होना चाहिए कि हम किस मैटर से पढ़ रहे हैं, किस सिलेबस से कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर ये आपको बढ़िया अच्छा से है तो आप इसका जो निष्कर्ष मतलब जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, जब भी आएगा रिजल्ट आपको जब एग्ज़ाम देंगे तो उसका निष्कर्ष भी सही होगा। क्योंकि अगर सही सोर्स से सही जगह से आप पढ़े हैं तो इसका जो निष्कर्ष भी निकलेगा, रिजल्ट आएगा, वो भी सही ही होगा, अच्छा ही होगा। यही कहने मतलब है कि दो या दो से अधिक आधारों का जब आप विश्लेषण करते हैं तो अगर यदि आपका आधार सही होता है, अच्छा होता है, तो आपका परिणाम भी अच्छा होता है, ठीक। यही है इसमें कहने का मतलब है। इसमें बच्चा ऐसा ही वो तर्कना करता है, ठीक, तर्क करता है। इसमें यही है कि समस्या आने पर क्या हो, क्रमबद्ध तार्किकता का वो मतलब उसमें ये भी मतलब विशेषताएं आ जाती है, ठीक। क्रमबद्धता वही बताए थे पहले वाला। फिर क्या है, चिंतन से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर कोई कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो चिंता मनन करता है, इसको हम सॉल्व करने, वो घबराता नहीं, डरता नहीं, ठीक है, यही कहने का मतलब है। ठीक, वही चिंतन में बताएंगे, वही तर्क वितर्क, ठीक, ये सब होगा। इसमें क्या होता है, किशोरों में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका। अब देखते हैं इसमें किशोरों में, अब भाई 11 वर्ष हो गया तो 12 से 18 किशोर वर्ष शुरू हो जाती है, इसमें किशोर हो चुका है, वयस्क हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, किशोरों में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका। अब आप यहाँ वस्तुनिष्ठता नहीं समझ पा रहे होंगे या ऑब्जेक्टिविटी क्या। देखिए, वस्तुनिष्ठता उसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ को, मतलब जब आप किसी चीज़ को तथ्यों के आधार पर, जब आप किसी चीज़ को तथ्यों के आधार पर जो है स्वीकारते हैं, ठीक है, जब आप किसी वस्तु को तथ्यों के आधार पर स्वीकारते हैं, आप बिना किसी जो है व्यक्तिगत जो है मतलब व्यक्तिगत रुचि के और ना ही आप जो है और किसी पूर्व जो है आपकी जो क्या है धारणा के, आप किसी चीज़ को जब समझते हैं वही जो है क्या है ये क्या वस्तुनिष्ठता। शायद ज़्यादा बाइस्ट कर दी हम खुद ही जो है। देखिए, सिंपल कहने मतलब है कि आप जब देखिए ऑब्जेक्टिव होइए, ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है कि आप जब कोई भी वस्तु जो है आप जब किसी फैक्ट के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकारते हैं, और वो भी मतलब जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और अपनी व्यक्तिगत रुचि को दरकिनार करके जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, उसी को कहते हैं वस्तुनिष्ठता होना। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिविटी जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे होते हैं वो 4 ऑप्शन होता है। उसमें एग्जामिनर जो होता है उसका आपके बस पे कुछ नहीं होता है कि वो, अगर आपका ऑप्शन ठीक है, अगर आपका कट्टर दुश्मन भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको भी पूरा नंबर देना पड़ेगा, वो कुछ नहीं आप कर सकता है। लेकिन वहीं जब आप क्या कहते हैं
ये होता है लिखने वाला होता है वो अति लघुत्तरी बहुविकल्पी, तो उसमें एग्जामिनर आपको फेल पास कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यही कहने मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, कि जो है आप किसी भी चीज़ को तब उस बच्चा स्वीकार करता है बिना किसी मतलब पूर्वाग्रह के और बिना किसी अपनी रुचि के ही उसको स्वीकार करता है, ठीक। ये कहता है इसमें वास्तविकता की भूमिका, ये क्या रियलिस्टिक हो जाता है, एक्चुअल में वो हर चीज़ों को अब जानना समझना शुरू कर देता है, इसलिए वास्तविकता की भूमिका में इसकी बढ़ जाती है। अब यहाँ से जीन पियाजे का पूरा तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब हमेशा एग्जाम में देखते हैं सब ज़्यादा पूछता अगर किसी में है तो इसी से पूछता है एग्जाम में, अगर सब ज़्यादा क्वेश्चन बना है अभी तक जो है तो वो सब ज़्यादा यही से तीसरे वाले में और चौथे वाले में बना है, ठीक। यही पूछेगा कि बच्चा कब जो अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, तो ये औपचारिक वाले में, ठीक है। बच्चा कब जो है मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो इसमें वाले में, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं देगा, ठीक है, ये वो कंक्रीट वगैरह में उसमें ऑप्शन में रहेगा, ठीक। अब देखते हैं कि ये चीज़ हो गया। अब आपको पूरा तरीके से जीन पियाजे के जो सिद्धांत दिए थे वो समाप्त होता है। अब देखते हैं जीन पियाजे ने कुछ जो है हालांकि ये शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं जीन पियाजे का और भी कुछ योगदान है, ठीक। अब देखते हैं समझते हैं। तो पहले देखते हैं कि जीन पियाजे महोदय जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, इसके प्रतिपादन किए। तो पहले तो यही भाई है मतलब ये सिद्धांत दिए। दूसरा क्या था कि इन्होंने बताया भैया कि जो मतलब शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, ठीक है। तो ठीक है, और इसी में आगे क्या कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित। देखिए जो पॉजिटिव शब्द वो लोग कहते हैं नहीं आ रहा है पॉजिटिव शब्द, ठीक है, पॉजिटिव शब्द ही आना, तो शिक्षा क्या होनी, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया। इसमें क्या बताया इन्होंने, कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका ये होनी चाहिए कि जो शिक्षक होते हैं वो छात्र को जो है मतलब जो विद्यालय में जो छात्र होते हैं उनका जो ऐसा वातावरण बनाया जाए कि बच्चे जो है बहुत इंटरेस्ट से जो है वो अध्ययन वो करें, ठीक है। यही वो कहते हैं कि इसमें जो है बालक के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना, ठीक है, उचित वातावरण तैयार करना, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर क्या है इसमें में देखिए ये भी पॉजिटिव शब्द है ना कि बालक को कैसे वातावरण में शिक्षा अर्जित करानी चाहिए, तो उचित वातावरण तैयार कराना चाहिए, ये भी पॉजिटिव शब्द बन रहा है ना, ठीक। अब क्या शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की जो भूमिका होती है देखिए शिक्षक को जो है बालक की जो है समस्या का निदान करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं, निदान उपचार क्या होता है भैया। निदान करने का सेंस होता है कि आप बच्चे की जो हो समस्या हो आप उसका निदान करिए, निदान करने मतलब उसके कारण को आप जानिए, ठीक है, उसका कारण क्या है। फिर जो अब आप उसके जब कारण को दूर कर देते हैं या उसकी समस्या का जब समाधान हो जाता है तब उसको उपचार कहते हैं, ठीक है। यही कहने में तो डायग्नोस करना फिर उसका जो है वो उपचार करना, ठीक, ये चीज़ होता है। इसको जो निदान है समझिए डायग्नोस करना, ठीक। जैसे आप बीमार हो जाते हैं अब डॉक्टर पास जाते हैं तो क्या करता है, आला वगैरह लगाता है, ठीक है, और बीपी वगैरह नापता है, तो उसके बाद क्या वही चीज़ आपको डायग्नोस कर रहा है कि आपका बुखार कितना है, आपका बीपी कितना है, हार्ट बीट कितना है, तो वैसे जो मापता है वही निदान है। इसी तरह जो बच्चे का अगर कोई समस्या है तो समस्या का आप निदान करिए, पहले आप कारण जानेंगे तभी आप उपचार करिएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। हालांकि इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि निदानात कि आप मान लो कोई बच्चा है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि समस्या उसमें हो अध्यापन में किसी भी मैटर पे है तो आप क्या करेंगे, पहले निदान करेंगे उपचार करेंगे। लोग सोचें भाई पहले उपचार करिए ना, निदान क्या है, तो नहीं लोग पर सोचते हैं निदान करिए। तो इसका भी आप समझते रहिए, निदान मतलब कारण जानना, उपचार मतलब उसको कारण को दूर कर देना, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसमें पियाजे ने जो कुछ और भी इन्होंने बताया, ठीक। जैसे पियाजे ने जो है बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की, ठीक है। देखिए जो जीन पियाजे महोदय हैं इन्होंने मनोविज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अपने नई जो है वो मतलब वो शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। जिसमें पहला था उन्होंने बताया स्कीम या स्कीमा। तो स्कीम क्या होता है आप समझिए, सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि कई व्यवहारों का जो संगठन होता है जिसको आप आसानी से दोहरा लेते हैं उसी को स्कीम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। लेकिन जब आपका स्कीमा कहेंगे तो स्कीमा में ये चीज़ हो जाता है कि जो आपका बौद्धिक मानसिक जो संरचनाएं होती हैं
मतलब बौद्धिक मानसिक जो संरचनाएं होती हैं, जब आप इसका क्या करते हैं, इसका आप जब जो है सामान्यीकरण कर लेते हैं तो उसी को जो है स्कीमा कहते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया एकदम सिंपल शब्दों में, लेकिन यहाँ जो मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड वाला है, आप इसको भी जानते रहिए। क्या कहते हैं, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान क्या है, संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है, स्कीमा है। ठीक, या किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया ही क्या है, स्कीमा। ठीक, ये चीज़ है। बाकी हमने आपको बता दिया ना, कई व्यवहारों का संगठन, कई व्यवहारों का जो संगठित रूप है जिसको आप आसानी से दोहरा सकते हैं, उसी को क्या है, स्कीम या स्कीमा कहते हैं। ठीक, वो स्कीम, ठीक, वो स्कीम है, बाकी स्कीमा बता रहे हैं। ठीक है, बौद्धिक मानसिक संरचनात्मक, जिसको आप सामान्यीकरण कर लेते हैं अपने शब्दों में, उसी को कहते हैं। देखिए, इसको समझने का मतलब यही सेंस है कि आप जब सुबह उठते हैं और शाम तक जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वही स्कीमा होता है। ठीक है, जैसे सुबह आप उठे, ब्रश वगैरह किए, फ्रेश हुए, ब्रश किए, नहाए धोए, खाना खाए, ठीक है, फिर अपना ऑफिस से जो काम करना चला गया, फिर पढ़ाई लिखाई करना है, तो वही चीज़ क्या है, बहुत सारे व्यवहार हैं, खाना पीना, नहाना धोना सब है ना व्यवहार, जिसको आप आसानी दोहरा ले रहे हैं, तो वही क्या आपका स्कीम बन गया। बस यही सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, इसमें भी कन्फ्यूज होने वाली बात है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं संगठन क्या है। संगठन क्या कहता है, देखिए, संगठन कोई भी चीज़ होता है, कई चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनता है उसे संगठन कहते हैं ना। तो इसमें भी ये समझिए क्या होता है कि देखिए, इसमें जो उन्होंने बताया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो संज्ञान मतलब मस्तिष्क के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं जीन प्याजे महोदय। तो ये भी बता रहे हैं जो संगठन होता है कि जो नवीन ज्ञान या नवीन सूचनाओं को व्यक्ति जब अपने मन या मस्तिष्क में, नवीन ज्ञान या सूचनाओं को व्यक्ति या बालक जब अपने मन या मस्तिष्क में जो है एक सार्थक पैटर्न या उसको व्यवस्थित क्रम में सजाते चला जाता है, तो उसी को जो है संगठन कहते हैं। ठीक है, संगठन, यही कहा इसमें भी है, नवीन ज्ञान एवं सूचनाओं को जब बालक अपने मस्तिष्क या दिमाग में एक सार्थक पैटर्न या व्यवस्थित क्रम में रखता है, तो इस प्रक्रिया को ही संगठन कहा जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब ये हो गया, देखिए ये चीज़ तो यहाँ हो गया। अब देखते हैं जो है अनुकूलन से संबंधित इन्होंने 3 क्रियाओं को बताया है। ठीक है, तो जब देखिए अनुकूलन क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन कहने मतलब जैसे भी गर्मी थी, अब तो शुरू हो गई क्या, ठंडी शुरू हो गई, तो इसमें गर्मी में क्या में आपको अच्छे से रहने के लिए क्या हो चाहिए भैया, पंखा चलता रहना चाहिए, कूलर एसी आप ढूंढते हैं ताकि आप उसमें अनुकूल रह सकते हैं। ठीक है, तभी आपको बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 से मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, और ये चीज़ अनुकूल। अब ठंडी आ गई, ठंडी में आपको ठंडी लगना शुरू हो गया, तो आप इसमें क्या करेंगे, रजाई वगैरह निकालना शुरू कर दें, कंबल वगैरह निकालना शुरू कर दें। तो ये क्या अनुकूल, मतलब आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहें उस इन्वायरमेंट के अनुसार आप ढल जाएं, उसी के तरीके से आप समायोजित हो जाएं, उसी को अनुकूल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें होता है। इसमें 3 क्रियाएँ होती हैं, जैसे होता है आत्मीकरण या समावेशन। इसका आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है आपको खूब हिंदी में कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपका इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी एसिमिलेशन करना। ठीक, इसी को आत्मसातीकरण या समावेशन। देखिए आत्मसातकरण जो हम आपको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, हालांकि इसको आप जानते भी होंगे बहुत लोग, तो इसको क्या करिए, अपने आत्मसात कर लिए, अपने मन मस्तिष्क में आप उतार लीजिए। यही चीज़ इसमें बता रहा है कि जब समस्या समाधान के लिए व्यक्ति अपने पूर्व जो उसके जो विचार होते हैं, जो अवधारणा होती है, जो अनुभव होती हैं, जब उसका वो प्रयोग करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आत्मसातकरण या उसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, या आत्मसातकरण भी कहते हैं, या आत्मसातीकरण भी कहते हैं। ठीक, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत, इंग्लिश वाला ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों, विचारों और अवधारणाओं को सहारा लेना ही जो है आत्मसातीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसको और डिटेल आप समझना चाहें, जैसे आप अभी अपने घर परिवार में हैं, जब आप कहीं और बाहर जॉब वगैरह करना, जैसे लोग ज़्यादा बीपीएससी देने के लिए बिहार जाते हैं, तो वहाँ 1 या 2 दिन में उनका सब कर्म हो जाता है। ठीक, वहाँ क्या होता है, अनुकूल नहीं कर पाते। अनुकूल कैसे कर पाएंगे भैया, आप जब वहाँ करेंगे कैसे करेंगे, जब आपके पहले की जो अनुभव होगा, आपकी जो पहले का जो क्या होगा, जो अवधारणा होगी,
पहले अनुभव होगा, आपको जो विचार होंगे उन्हीं के माध्यम से तो आप अनुकूल करेंगे ना। पहले से अगर आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तभी तो हो पाएगा। यही कहने का मतलब है कि जब वहाँ समायोजित करते हैं वो आत्मसात क्या होता है, समस्याओं को जो समाधान करने के लिए जब का प्रयोग करते हैं तो उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। अब देखते हैं अगला समायोजन। इसको भी इंग्लिश में आप समझिए कि एकोमोडेशन, इसको भी पूछा था इस बार। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब समंजन या समायोजन, या इसी को कहते हैं समाविष्टीकरण। देखियो, समंजन, समायोजन, समाविष्टीकरण, कितना नाम है, हम उसको लिखे नहीं, समाविष्टीकरण आप जानते रहिए अगर हिंदी दे सकता है। अब हिंदी में आप पढ़े रहोगे समाविष्टीकरण, दे दिए समंजन, तो हो गया काम आपका, ठीक। इसलिए आपको इंग्लिश जानते रहिए एकोमोडेशन, इसको नहीं चेंज करेगा। इसमें क्या है, समांजन। देखिए, जब आप कहीं से भी नए इन्वायरमेंट में आप जाओगे तो अब ऐसा ही नहीं कि आप तुरंत वहाँ मतलब एडजस्ट हो जाओगे, आपको कुछ समस्या भी फेस करनी पड़ेगी। वही जो आप समस्या फेस करेंगे और इसके लिए आप जो भी प्रयोग करते हैं अपने अनुभव, विचार, जो है अवधारणा, उसी का हाँ ये मेंशन कर रहा है, ठीक है। क्या अपने पूर्व अनुभवों, विचारों, अवधारणाओं को क्या है, अपने पूर्व अनुभवों, विचारों, अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना जो है ये कहते हैं। देखिए, ये तो समायोजन करने की स्थापना करने का मतलब है। आप ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में समझिए कि आप जब अपने पूर्व ज्ञान में जब आप नवीन सूचनाओं को या नवीन ज्ञान को अपने दिमाग में क्या करते हैं, परिशोधन कर लेते हैं या किसी चीज़ को और जोड़ लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समाविष्टीकरण या समायोजन भी कहते हैं। ऐसा भी दे सकता है। जैसे क्लास में अगर क्वेश्चन बनाना हो संतुलन या साम्य धारण, देखिए इसमें क्या है, इक्विबेरेशन, ये चल नहीं रहा है, हाँ, इक्विबेरेशन मतलब इक्वल, आप समझिए क्या है, इक्वल, इसको बराबर करना, संतुलन करना, ठीक। इसमें क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण व समंजन के बीच क्या होता है, संतुलन बनाना उसको होता है, ठीक है। तो उसी को जो है ये संतुलन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पुराने विचार और नई धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करता है तो उसी को वो कहता है, ठीक। हो सकता है जो हम बता रहे हैं कि किसी लोग इसको पता हो, किसी लोग हो सकता है ना पता हो, तो क्या कर लेंगे, उसको भी ये सीख लेंगे। तो हो सकता है किसी को पता हो, कुछ नहीं मिले तो क्या करेंगे, उसमें समायोजन कर लेंगे या उसमें क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे या उसमें क्या संतुलन बना लेंगे, ठीक। यही चीज़ कहने मतलब है। इस तरीके से यहाँ से जो है जीन पियाजे पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जी थोड़ा सा एक और है ब्रूनर महोदय जो है जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसको बहुत बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया था और इन्होंने जो है अपना विचार दिया था। उन्होंने अपना एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसको उन्होंने तीन भागों में उन्होंने बांटा था। जो ब्रूनर महोदय है ये कहाँ के थे, यूएसए के थे। ये यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है टेट में पूछा है 2021 वाले में, क्यों 19 वाले में, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम यहाँ भी मेंशन इसको किए हैं, जो है कि इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ टेट 2021 में क्वेश्चन पूछा है, टीटी 2019 के 21 हमको ध्यान कम है, यहाँ पूछा है, तो इसलिए हम इसको मेंशन कर दिए। अगर मान लीजिए टेट या सुपर टेट काम में आएगा, ठीक। अब आप इसे जानते रहिए, नाम बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। सॉरी भी, पहले क्या है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा क्या है क्रियात्मक, उसको क्या कहते हैं क्रियात्मक अवस्था इनएक्टिव, मतलब क्रियात्मक जो करता है तो एक्टिव होकर तभी कार्य करेगा, मतलब कोई चीज़ सीखेगा। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसमें आइकॉनिक, ठीक है, किसी चीज़ को प्रतिबिंब के माध्यम से, वो चित्र उत्र के माध्यम से वो सीखता है। तो इसमें क्या है संकेतात्मक अवस्था, ठीक है, ये क्या है सिम्बोलिक, चिन्हों के माध्यम से वो सीखता है। इस तरीके से आपका पूरी तरीके से ये जीन पियाजे महोदय, अगर आपको ब्रीफ में अगर आपको जैसे क्या कहते हैं रिवीजन करना हो तो बहुत सीधा सिंपल सा बात है, समझिए कि जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये जो 1896 में इनका जन्म हुआ था और ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्होंने जो है बालक के जो है संज्ञानात्मक पक्षों का इन्होंने अध्ययन किया, और संज्ञानात्मक मतलब होता है कि उसके मानसिक पक्ष का उन्होंने संपूर्ण रूप से अध्ययन किया, और जिसमें संज्ञानात्मक में क्या होता है, जैसे तर्क, चिंतन, मनन, ये सब चीज़ करना क्या है, संप्रत्यय निर्माण करना, समस्या समाधान करना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, प्रत्यक्षण करना, यही सब चीज़ क्या है संज्ञान चीज़ होता है, ठीक।
और इन्होंने क्या कहा, अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 भागों में बांटा। पहला क्या था, संवेदीगामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या जो है पेशी जनित अवस्था, या इसी को इंग्लिश कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसको इन्होंने इसका जो कार्यकाल है इन्होंने बताया जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर अगला जो स्टेज आता है वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो अवस्था बताई इन्होंने 2 से लेकर के 7 वर्ष। इसमें भी इन्होंने बताया जो है इसको 2 भागों में बांटा, जो है एक जो बताया उन्होंने पूर्व या प्राक आंत प्राज्ञकाल और दूसरे को बताया आंत प्राज्ञकाल। एक को बांटा जो है 2 से 4 वर्ष और दूसरे बांटा जो है 4 से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब इसमें बच्चा क्या होता है, हर चीज़ को जो उसके आंखों के सामने होती है उसका जो है वो बारे में वो चिंतन मनन वो करता है। फिर चौथा बताया उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक में क्या बताया उन्होंने कि जो वैसा और मतलब चिंता मनन वो करता है जो चीज़ जो है बालक के सामने नहीं होती, मतलब उद्दीपक के अनुपस्थिति में जो है उद्दीपक का बारे में जो है चिंता मनन करना ही क्या है, अमूर्त चिंतन मनन है, ठीक है। इसी में हमने निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक और क्या कहते हैं ये डिडक्टिव वाला, ये सब चीज़ हमने आपको बताया। फिर हमने बताया शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। उन्होंने बताया भैया शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक की जो है बालक के जो है समस्या का निदान करना चाहिए, जो है शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। अध्यापक को जो है कक्षा का वातावरण ऐसा बना देना चाहिए कि बालक स्वयं से ही पढ़ने के लिए उत्तेजित हो जाए। ये चीज़ उन्होंने बताया। फिर आगे इन्होंने बताया शिक्षा क्षेत्र में कुछ इन्होंने शब्द दिया, जैसे स्कीम या स्कीमा। स्कीम उससे कहते हैं जिससे कई व्यवहारों को संगठित रूप जिसको आप आसानी से दोहरा सकते हैं, उसको क्या कहते हैं स्कीम। स्कीमा क्या कहते हैं, जिसमें बौद्धिक मानसिक और जो संरचना होती है, बौद्धिक मानसिक संरचना होती है और जिसका आप क्या होते हैं सामान्यीकरण कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं स्कीमा कहते हैं, ठीक। ये चीज़ हो गया। फिर उन्होंने बताया तो क्या अनुकूलन करने के लिए 3 क्रिया होती है, जिसमें बताया कि इन्होंने बताया जो है एसिमिलेशन करना, दूसरे बताया क्या कहता है, दूसरे ने बताया एकोमोडेशन करना, तीसरा बताया इन्होंने क्या इक्विबेरियम, तीसरा इन्होंने इक्विबेरियम करना मतलब संतुलन करना, क्या है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन करना, समस्या समाधान, मतलब ये चीज़ आपको बता दिया। और ये ब्रूनर बता दिया। इन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को अच्छे से अध्ययन किया और इन्होंने 3 चीज़ों को बताया, इनेक्टिव बताया, आइकॉनिक बताया और सिम्बॉलिक बताया, और ये USA के ये थे, ठीक है। चलिए अब आपको पूरी तरीके से जीन पियाजे महोदय समाप्त हुए। अब इसी सिलसिले में आगे जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत को बहुत जल्दी जो है हम जल्दी इसको हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।